हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। हम छत्तीसगढ़ की संपूर्ण तैयारी आपको करवाएंगे। छत्तीसगढ़ का MCQ क्वेश्चन भी आपको पढ़ाएंगे। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप इन सारे वीडियो के माध्यम से अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का परिचय देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ का परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में हम पहला जानेंगे कि 84वें संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 84 संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उसी प्रकार आगे देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ भारत संघ का 26वां राज्य है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ भारत संघ का कौन सा राज्य है? तो 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की नई राजधानी। छत्तीसगढ़ राज्य की नई राजधानी कौन कौन सी है? तो कुठेर भाटा, राखी गांव और नया रायपुर। तो सभी अधिकतर नया रायपुर के बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो छत्तीसगढ़ की राज्य की नई राजधानी क्या है? नया रायपुर। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था फ्रेंड? तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो देश का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना था? तो 26वां नंबर का राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, जो देश का 27वां राज्य था। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य और उत्तराखंड 27वां राज्य था। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उसी प्रकार उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और वो कौन सा राज्य था? तो 27वां राज्य था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो देश का कौन सा नंबर का राज्य था? 28वां राज्य था। तो देखिए फ्रेंड, लाइन से इसको याद रखिए आप। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, जो देश का 26वां नंबर का राज्य था। उसी प्रकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, जो 27वां नंबर का राज्य था। और तीसरा है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो हमारे 28वां नंबर का राज्य है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। हर पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते जाइए, ताकि आपकी छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। अब आगे हम चलते हैं फ्रेंड। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जो देश का 29वां राज्य बना था। आप जानते हैं फ्रेंड, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था, जो देश का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी सभी जानते हैं कौन सी है? तो नया रायपुर। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का गठन होता है। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यों का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का लिया गया भाग 30.47% है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का लिया गया भाग है, क्योंकि सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ किससे मिला हुआ था? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ही हमारा छत्तीसगढ़ पहले था। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से अलग मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और अलग होकर एक नया राज्य बना। तो मध्य प्रदेश से कितना भाग अलग हुआ है? तो 30.47% भाग अलग हुआ है। इसके बाद नया राज्य बना है कौन सा? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 11.4% है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना % है?
तो 4.11% है। कौन सा राज्य? तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 10वां बड़ा राज्य है। इसको याद रखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 10वां बड़ा राज्य है। उसी प्रकार हमारा 9वां राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। 11वां राज्य तमिलनाडु है। 9वां नंबर का राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा आता है? तो उड़ीसा। 10वां में छत्तीसगढ़ और 11वां में तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का 2.11%। जनगणना में भारत के संपूर्ण जनसंख्या का छत्तीसगढ़ में कितना जनसंख्या है? तो 2.11% है। भारत की जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ में पाया गया है। किसकी जनगणना के अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। उसी प्रकार जनगणना 2001 के अनुसार 2,08,33,803 जनसंख्या थी और जनगणना 2011 के अनुसार 2,55,40,196 जनसंख्या थी। अब जनसंख्या के हिसाब से हमारा देश में क्रम है। तो जनगणना 2001 के अनुसार हमारा देश 17वां क्रम का था और जनगणना 2011 के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 16वां क्रम का था। तो इसको नोट करके रखिए फ्रेंड। जब जनगणना हुआ था 2001 में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का था? तो 17 क्रम का था। उसी प्रकार 2011 में 16वां क्रम का है। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में और आगे जान लेते हैं। पृथक राज्य के रूप में प्रथम जनगणना 2001 में हुआ था। पृथक राज्य के रूप में प्रथम जनगणना 2001 में हुआ था। जैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। उसके बाद 2011 में। छत्तीसगढ़ का स्वरूप सी हार्स के रूप में है, जिसे हम कहते हैं समुद्री घोड़ा के समान। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ का रूप कैसा है? तो इसका स्वरूप समुद्री घोड़ा के समान है, जिसे कहा जाता है सी हॉर्स। छत्तीसगढ़ के मानचित्र को कब बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र को सन 1905 में बनाया गया था। इसको अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। छत्तीसगढ़ के मानचित्र को 1905 में बनाया गया था। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर गुजरता है। इसको याद रखिए फ्रेंड, जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, लेकिन कौन कौन से जिला से होकर? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये छत्तीसगढ़ का 3 जिलों से ये कर्क रेखा गुजरता है। तो इसको याद रखिए फ्रेंड, कर्क रेखा किन 3 जिलों से गुजरता है? तो कर्क रेखा कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन तीनों जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो इसको याद रखिए फ्रेंड, अच्छे से नोट करके रखिए। कर्क रेखा किन 3 जिलों से गुजरता है? तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से। चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो बैकुंठपुर। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? बैकुंठपुर। समुद्र तल से ऊंचाई उसकी कितनी है? तो 500 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 500 मीटर है। राज्य चिन्ह स्वीकृति हुआ। अब जब छत्तीसगढ़ बना फ्रेंड, तो उसके राज्य चिन्ह बनाना था। और राज्य चिन्ह की स्वीकृति कब मिला था? तो राज्य चिन्ह की स्वीकृति 4 सितंबर 2001 को मिला था। हमारा छत्तीसगढ़ गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। गठन होने के बाद 4 सितंबर 2001 को राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया था। किसका? तो छत्तीसगढ़ का। वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। वृत्ताकार परिधि, इसमें से जो राज्य के चिन्ह बनाया गया है वृत्ताकार परिधि, वो किसकी निरंतरता का प्रतीक है? तो राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। 36 किले व किलों का हरा रंग राज्य की समृद्धि और वन संपदा एवं नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में कितने किले हैं फ्रेंड? तो ये जो किनारे किनारे में दिख रही है ये सब क्या है? 36 किले हैं। ये 36 किले हरा रंग राज्य की समृद्धि और वन संपदा एवं नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है।
धान की बालियाँ, ये छोटी छोटी सुनहरे रंग की धान की बालियाँ कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। इसीलिए ये जो धान की बालियाँ हैं वो कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है। विद्युत संकेत, विद्युत संकेत ऊर्जा राज्य का प्रतीक है। इसमें ये जो विद्युत संकेत है ये सब क्या है, तो ऊर्जा राज्य का प्रतीक है। तीन लहराती रेखाएं, ये जो नीचे दिख रहे हैं फ्रेंड, देखिए ये यहाँ पर ये जो तीन लहराती रेखाएं हैं ये जल संसाधन नदियों का प्रतीक है। किनका प्रतीक है, तो जल संसाधन नदियों का प्रतीक है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। वृत्ताकार परिधि किसको दर्शा रहा है, तो राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। उसी प्रकार 36 किलो का हरा रंग क्या कर रहा है, राज्य की समृद्धि, वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। धान की बालियाँ कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है। और विद्युत संकेत ऊर्जा राज्य का प्रतीक है। लास्ट पॉइंट है, तीन लहराती रेखाएं क्या है, तो जल संसाधन और नदियों का प्रतीक है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़िए और नोट करके रखिए ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सके। चलिए फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। राज्य महोत्सव मनाया जाता है, तो राज्य महोत्सव कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य गठन कब हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। इसीलिए राज्य महोत्सव कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य, छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य क्या है, तो सत्य और पारदर्शिता। इसको याद रखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य क्या है, तो सत्य और पारदर्शिता। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष किसको बनाया गया है, साल। साल को और क्या कहा जाता है, सरई। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, साल। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प गेंदा। और छत्तीसगढ़ का राजकीय मिठाई गुलगुला भजिया। इसको याद रखिए फ्रेंड, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा छत्तीसगढ़ 2008 में रखा गया है। छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा छत्तीसगढ़ कब रखा गया, तो 2008 में रखा गया। इसको बहुत अच्छे से नोट करके रखिए आप। अब आगे देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो बिलासपुर। देश का कौन सा क्रम का है, तो 19वां क्रम का है। ये जो हमारा उच्च न्यायालय है वो कौन से क्रम का है, उच्च न्यायालय, तो 19वां नंबर का है। और वो भी कहाँ पर है, तो बिलासपुर में है। विश्व में समान क्षेत्रफल वाला देश, विश्व में समान क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो वो है यूनान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हमारे छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजनांदगांव। इससे पहले कौन था, सरगुजा था, लेकिन अब किसको बना दिया गया है, राजनांदगांव को। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो रायपुर है। इससे पहले कौन था, नारायणपुर था, लेकिन अब सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया है, रायपुर। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप इन सारे पॉइंटों को अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के बारे में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा। तो छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले स्वप्न दृष्टि किसने देखी थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही कहा था। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग, छत्तीसगढ़ को हमें मध्य प्रदेश से अलग करना है, इसकी मांग सबसे पहले किसने कहा था, किसने किया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में किया गया था। छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कब किया गया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में हुआ था। इस तिथि को छत्तीसगढ़ राज्य पृथक की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था, 1956 में। छत्तीसगढ़ में भातृत्व सभा की स्थापना कब किया गया था, तो 1967 में किया गया था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में हुआ था। इसके प्रेरणा कौन थे, तो प्रेरणा स्रोत थे खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल। इनके कहने पर महासभा का गठन किया गया था। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भातृत्व सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1967 में।
इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो ये इनके भी खूबचंद बघेल थे। इसको याद रखिए फ्रेंड, महासभा गठन के प्रेरणा स्रोत थे खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल। लेकिन भातृत्व सभा की स्थापना किसके माध्यम से हुआ था? तो खूबचंद बघेल के माध्यम से। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था 1979 में। इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? तो केसी नियोगी। केसी नियोगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य स्वीकृत हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनना है करके स्वीकृत कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। और कौन सी विधानसभा में? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय राष्ट्रपति थे। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था उस टाइम राष्ट्रपति कौन था? तो KR नारायण। भारत देश का राष्ट्रपति उस टाइम कौन था? तो KR नारायण थे जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उस टाइम। खूबत मासा के लेखक। खूबत मासा के लेखक कौन है? तो गोपाल प्रसाद मिश्र है। इसको याद रखिए फ्रेंड, खूबत मासा के लेखक कौन है? तो गोपाल प्रसाद मिश्र। अब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, देश का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और ये देश का कौन से क्रम का राज्य बना था? तो 26वां राज्य बना था। 25 जुलाई 2020 को विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 25 जुलाई 2020 को विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 31 जुलाई 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। 3 अगस्त 2000 को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। और 9 अगस्त 2000 को विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया था। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा अनुमोदित किया गया था। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 25 जुलाई 2000 को विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 31 जुलाई 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। देखिए, प्रस्तुत करना अलग होता है, पारित करना अलग होता है। 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पारित कब किया गया? 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। 3 अगस्त 2000 को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। उसी प्रकार 9 अगस्त 2000 को विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कब प्रस्तुत किया गया, कब पारित किया गया, उसके बारे में आप अच्छे से नोट करके रखिए। और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण द्वारा अनुमोदित किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य का 26वां नंबर का राज्य बनेगा। और उसका गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन बना। और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कौन से नंबर का राज्य है? तो 26वां राज्य है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड, ताकि आपकी छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छी हो सके। तो आप जानते हैं फ्रेंड, हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल वृक्ष है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। राजकीय पशु कौन सा है? तो वन भैंसा। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पहाड़ी मैना। और राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा। और बहुत सारे पॉइंट है फ्रेंड। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए, ताकि आपके छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छी हो सके। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि कर्क रेखा किन 3 जिलों को स्पर्श करके जाती है, इसको अच्छे से याद रखिए। तो कौन कौन सा जिला है वो? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड। इन सारे टॉपिकों का आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आपकी छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छी हो सके। अब हम छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिचय में देखिए फ्रेंड, अक्षांशीय स्थिति। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिस्थिति में हम क्या क्या देखेंगे? अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। तो सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति में, अक्षांशीय स्थिति कितना है? तो 1746 उत्तरी अक्षांश से 24/2 उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय स्थिति कितनी है छत्तीसगढ़ की? तो 1746 उत्तरी अक्षांश से 24/2 उत्तरी अक्षांश तक। उसी प्रकार देशांतरीय स्थिति कितना है? तो 80-15 पूर्वी देशांतर से 24-25, सॉरी फ्रेंड, देशांतरीय स्थिति कितना है? तो 80-15 पूर्वी देशांतर से
8425 पूर्वी देशांतर तक है। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अक्षांशीय स्थिति कितना है, तो 1746 उत्तरी अक्षांश से 24-2 उत्तरी अक्षांश तक। उसी प्रकार देशांतरीय स्थिति कितना है, तो 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर तक है। अब छत्तीसगढ़ की लंबाई, छत्तीसगढ़ की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 700 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 335 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 700 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो वो कितना है, 435 किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 82/1/2 पूर्वी देशांतर से IMT रेखा गुजरती है। IMT रेखा कहाँ से गुजरती है, तो पूर्वी देशांतर से गुजरती है, वो भी कितना डिग्री, तो 82/1/2। 23/1/2 पर कर्क रेखा गुजरती है। ये दोनों पॉइंट अच्छे से आप नोट करके रखिए। 82/1/2 पूर्वी देशांतर से IMT रेखा गुजरती है, और 23/1/2 पर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा व IMT रेखा सूरजपुर जिले से होकर जाती है। कर्क रेखा और IMT रेखा सूरजपुर जिले से होकर जाती हैं। IMT रेखा 7 जिलों को स्पर्श करती है। हमने आगे पढ़ा था कि जो कर्क रेखा है वो 3 जिलों को स्पर्श करती है। उसी प्रकार IMT रेखा कितने जिलों को स्पर्श करती है, 7 जिलों को स्पर्श करती है। और 7 जिलों का नाम कौन कौन सा है, तो बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार और महासमुंद। ये 7 जिलों को IMT रेखा स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य, अब हम उनके पड़ोसी राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो झारखंड। अगर पड़ोसी राज्यों में बड़ा राज्य पूछा गया तो बड़ा राज्य कौन सा है, उड़ीसा, और छोटा राज्य कौन सा है, झारखंड। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब भू आवेष्टित जिलों की संख्या देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित संख्यों की जिला कितना है, 9 है। इसको नोट करके रखिए फ्रेंड। भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है, 9 है। इसका ट्रिक हमने बनाया है, तो इस ट्रिक को आप अच्छे से याद करिए। ये ट्रिक के माध्यम से आप इस 9 जिलों को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है हमारा, सबे दूध राजा बाबा को। सबे दूध राजा बाबा को। स से होता है सरगुजा, बे से होगा बेमेतरा, दू से होगा दुर्ग, और द से होगा दंतेवाड़ा, र से होगा रायपुर, और जा से होगा जांजगीर, ब से होगा बलौदाबाजार, और बा से होगा बलौद, और को से होगा कोरबा। तो ये ट्रिक आप अच्छे से याद करके रखिए ताकि आपका भू आवेष्टित 9 जिला याद हो जाए। हमारा ट्रिक क्या है, तो सबे दूध राजा बाबा को। अब हम छत्तीसगढ़ में वन संसाधन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में वन संसाधनों की मात्रा कितनी है। छत्तीसगढ़ में वन मुख्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में वन मुख्यालय कहाँ पर है, तो रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। इन तीनों क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का वन अनुसंधान केंद्र है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वन मुख्यालय कहाँ है, तो सिर्फ रायपुर में ही है। और अनुसंधान केंद्र 3 जगह में है, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ में वन विभाग का नाम क्या है, तो अरण्य भवन। छत्तीसगढ़ के वन विभाग का नाम क्या है, तो अरण्य भवन। छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, 30 अप्रैल 2001 को हुआ था। छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, 30 अप्रैल 2001 को। छत्तीसगढ़ के हेलीकॉप्टर का नाम, छत्तीसगढ़ के हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, तो अगस्ता। छत्तीसगढ़ के हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, अगस्ता। छत्तीसगढ़ का राज्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ का राज्य विज्ञान क्या है, तो मयूर ध्वज। छत्तीसगढ़ का राज विमान है मयूर ध्वज। छत्तीसगढ़ के हेलीकॉप्टर का नाम है अगस्ता, और छत्तीसगढ़ के राज विमान का नाम क्या है, तो मयूर ध्वज। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। अब हम जान लेते हैं वन प्रशासन के बारे में। तो सबसे पहले कौन होता है वन प्रशासन में, तो वन मंत्रालय होता है। उसके बाद सचिवालय, फिर निदेशालय,
और मंडल, उपमंडल, रेंजर, डिप्टी रेंजर और होता है फॉरेस्ट गार्ड। तो सबसे नीचे पद में कौन होता है? फॉरेस्ट गार्ड होता है। फॉरेस्ट गार्ड क्या करेगा? वन की रक्षा सुरक्षा करेगा। डिप्टी कलेक्टर उनकी देखरेख करेंगे। उसके बाद वो उसकी सूचना रेंजर को भेजते हैं। रेंजर के बाद कहाँ जाता है? उपमंडल के पास। उपमंडल कहाँ भेजेंगे अपने कार्य के लिए? मंडल को भेजेंगे। मंडल से निदेशालय और निदेशालय के बाद सचिवालय, सचिवालय से वन मंडल। ये सारे कार्य इन सभी से ये सब करते हैं। अब हम आगे वन के बारे में जानेंगे। तो वन में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ये सारे पॉइंटों को आप अच्छे से नोट करके रखिए। तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 1%, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 1% कितना है? तो 41.32% वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल से 1% कितना है? तो 41.32% है। छत्तीसगढ़ में भारत की दृष्टि से 1%, छत्तीसगढ़ में भारत की दृष्टि से 1% कितना है? तो 8.09% है। भारत में छत्तीसगढ़ की 1% कितना है? तो 8.09% है। और छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल का 1% कितना है? तो 41.32% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? तो बेमेतरा। सर्वाधिक वन वाला जिला है नारायणपुर और कम वन वाला जिला कौन सा है? तो बेमेतरा। प्रतिशत में सर्वाधिक व सबसे कम वन वाला जिला नारायणपुर व बेमेतरा। अभी हमने जाना कि सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? बेमेतरा है। लेकिन अगर प्रतिशत की मात्रा में पूछा जाए तो नारायणपुर और बेमेतरा दोनों जिला है जहाँ पर वन की मात्रा कम पाई जाती है। सर्वाधिक इमली एवं साल पाया जाता है। सर्वाधिक इमली एवं साल कौन से जिला में पाया जाता है? तो बस्तर संभाग में सर्वाधिक इमली और साल वृक्ष पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता उत्पादन में अग्रणी संभाग। अब तेंदुपत्ता उत्पादन में अग्रणी संभाग कौन कौन से संभाग में तेंदुपत्ता की उत्पादन होती है? तो अधिकतर होता है बस्तर व सरगुजा में। बस्तर व सरगुजा में अग्रणी संभाग कौन कौन से हैं? तेंदुपत्ता उत्पादन के लिए अग्रणी संभाग तो बस्तर व सरगुजा हैं। देश का 70% तेंदुपत्ता उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। देखिए फ्रेंड, 100% में से 17%, 100% में से 17% तेंदुपत्ता उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। 2006 से चरण पादुका तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को दिया जा रहा है। तो जो भी तेंदुपत्ता तोड़ते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। और वो पुरस्कार कब से घोषित किया गया है? तो 2006 से घोषित किया गया है। और कौन सा पुरस्कार है वो? तो चरण पादुका। चरण पादुका 2006 से दिया जा रहा है लोगों को। किन लोगों को? तो तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को दिया जाता है। सबसे बड़ा व सबसे छोटा वन वृत्त, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वन वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वन वृत्तों की संख्या कितनी है? 6 है। कहाँ कहाँ पर है? तो बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, जगदलपुर, कांकेर और दुर्ग। सबसे बड़ा व छोटा वन वृत्त के बारे में पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? बिलासपुर है। उसकी लंबाई कितनी है? और लंबाई और उसकी क्षेत्रफल देखिए सीधा तो वो है 14,200 वर्ग किलोमीटर। 14,200 वर्ग किलोमीटर बिलासपुर में है सबसे बड़ा वन वृत्त। और सबसे छोटा वन वृत्त है दुर्ग में जो है 5,201 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अगर सबसे बड़ा वन वृत्त पूछा जाए तो बिलासपुर कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 14,200 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? तो दुर्ग है। वो कितना किलोमीटर है? तो 5,201 वर्ग किलोमीटर। वन वृत्तों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से जिलों में वन वृत्त है? तो बिलासपुर में, सरगुजा में, रायपुर में, जगदलपुर में, कांकेर में और दुर्ग में। इन 6 जगहों में वन वृत्तों की संख्या को देखा जाता है और यहीं पर ही वन वृत्त बनाया गया है। वन मंडल कितने हैं? तो 32 है।
देखिए फ्रेंड, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं वो, तो आप अच्छे से कापी पेन लेकर बैठिए और इन सारे पॉइंटों को आप नोट करते जाइए, ताकि जो भी हम पढ़ाएं वो आप एक ही बार में रिवाइज करें तो वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाए। इसीलिए आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, ताकि नोट्स में आप अच्छे से इसको नोट करके लिखिए। वन वृत्तों की संख्या के बारे में हमने जाना कितना है, तो 6 है, और वन मंडल कितना है, तो 32 है। वन परीक्षण केंद्र शक्ति महासमुंद जगदलपुर है। वन परीक्षण केंद्र कौन कौन से हैं, तो शक्ति, महासमुंद और जगदलपुर। वन पाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो जगदलपुर में है। देखिए, जगदलपुर को वन प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है, और जगदलपुर में वन वृत्तों की संख्या भी है। वन वृत्तों की संख्या में जगदलपुर भी आता है, और वन पाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो जगदलपुर में ही है। छत्तीसगढ़ में 40.56% भाग में साल तथा 9.42% भाग में सौगौन वन फैला है। छत्तीसगढ़ के 40.56% भाग में साल तथा 9.42% भाग में सौगौन वृक्ष फैला है। छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन में भारत का क्या है, तो अग्रणी राज्य है। राष्ट्रीयकृत वनोपज साल, सौगौन, खैर, बीजा, शीशम, साजा, ये सब क्या हैं, तो राष्ट्रीयकृत वनोपज हैं। राष्ट्रीयकृत वनोपजों के नाम कौन कौन से हैं, साल, सौगौन, खैर, बीजा, शीशम और साजा, ये सभी राष्ट्रीयकृत वनोपज हैं। 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था, तो 4 जुलाई 2001 को। लघु वनोपज, अब लघु वनोपज कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो लघु वनोपज बांस छत्तीसगढ़ में 11%, सर्वाधिक लाठी बांस का विस्तार हो नर बांस होते हैं। तो बांस छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो बांस छत्तीसगढ़ में 11% पाया जाता है। सर्वाधिक लाठी बांस का विस्तार हो नर बांस होते हैं। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता 17% उत्पादित होता है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता कितना प्रतिशत उत्पादित होता है, तो 17%। उसी प्रकार बांस छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत, तो 11%। इमली बस्तर संभाग में सर्वाधिक होता है। हमने और इमली के बारे में जाना था, तो बस्तर संभाग में सर्वाधिक क्या होता है, इमली होता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन, छत्तीसगढ़ में आरक्षित, संरक्षित और खुला वन कितने कितने प्रतिशत है उसके बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितने हैं, 43.13%। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन कितने हैं, तो 40.22%। और छत्तीसगढ़ में खुला वन कितना है, तो 16.66% है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड, और इन सारे पॉइंटों को आप अच्छे से नोट करके रखिए। क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयाँ, अब क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रीय वन वृत्त, क्षेत्रीय वन वृत्त कितने हैं, 6 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितना है, 3 है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य कितना है, 11 है। टाइगर प्रोजेक्ट पहले 3 था फ्रेंड, अब कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके रखिए। क्षेत्रीय वन मंडल कितना है, 32 है। उप वन मंडल कितना है, 74 है। और परिक्षेत्र कितना है, 280। परिक्षेत्र सहायक वृत्त कितना है, तो 876। और वन रक्षक विद्यालय कितना है, 2। और बीटस कितना है, तो बीटस की मात्रा 3810 है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। जैसे कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्षेत्रीय वन वृत्त कितना है, तो 6 है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो 3 है। और वन्य प्राणी अभ्यारण्य कितना है, तो 11 है। ये सारे पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे पॉइंटों को नोट करते जाइए। अब हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी,
1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। और क्षेत्रफल कितना है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 1258 वर्ग किलोमीटर। स्थिति इसकी कैसी है? तो बीजापुर में है। प्रमुख जानवर कौन कौन से जानवर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं? तो बारहसिंघा, वन भैंसा, बाघ और भालू, ये जो जानवर हैं वो प्रमुख रूप से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। कौन कौन से जानवर? बारहसिंघा, वन भैंसा, बाघ और भालू। वन, यहाँ के वन में कौन कौन से पेड़ होते हैं? तो साल। नदी कौन सी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में? तो इंद्रावती नदी यहाँ बहती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? तो इंद्रावती नदी बहती है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसको अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बीच में इंद्रावती नदी गुजरती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कौन सी नदी गुजरती है? तो इंद्रावती नदी गुजरती है। इसे 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू वन गेम सेंचुरी स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू वन गेम सेंचुरी स्थित है, जिसे वन भैंसा का घर कहा जाता है। ये पॉइंट अच्छे से नोट करिए फ्रेंड कि राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू वन गेम सेंचुरी स्थित है, जिसे वन भैंसा का घर भी कहा जाता है। अब हम दूसरा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1981 में हुआ था। उसी प्रकार कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में, जस्ट एक साल बाद। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 200 वर्ग किलोमीटर है। स्थिति कैसी है? तो बस्तर में है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बस्तर में है। प्रमुख जानवर कौन कौन से जानवर कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं? मगरमच्छ, पहाड़ी मैना, उड़ान गिलहरी और सीरस बंदर, ये सारे जानवर कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। अब वन, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन हैं? साल, सागौन, बांस। लेकिन हमने अभी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा कि वहाँ सिर्फ वन कौन सा है? तो वहाँ वन है सिर्फ साल। लेकिन कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? साल, सागौन और बांस। नदी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की नदी कौन सी है? तो कांकेर नदी। कांकेर घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो कांकेर। और इंद्रावती में इंद्रावती नदी बहती है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दर्शनीय स्थल है कुटुमसर गुफा, दंडक गुफा, कैलाश गुफा, तीरथगढ़ व कांकेर धारा जलप्रपात। ये सारे दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ हैं? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर गुफा, दंडक गुफा, कैलाश गुफा, तीरथगढ़ व कांकेर धारा जलप्रपात है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए फ्रेंड, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हमारे पहले क्रम का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हमारे दूसरे क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 3। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपको बताना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर में कौन आता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। फिर तीसरे नंबर में आता है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा राष्ट्रीय उद्यान? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे नंबर में गुरु घासीदास और तीसरे नंबर में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है? कुटुमसर गुफा, दंडक गुफा, कैलाश गुफा, तीरथगढ़ व कांकेर धारा जलप्रपात।
कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बीच से कांकेर नदी गुजरती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में बीच से इंद्रावती नदी गुजरती है और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांकेर घाटी के बीच से कांकेर नदी गुजरती है। यहाँ पर मुनगा बहरा नदी पर स्थित तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मुनगा बहरा नदी पर स्थित तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांकेर नदी के भैंसा दरहा स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। कांकेर नदी के भैंसा दरहा स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। अब हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 से 82 में। क्षेत्रफल है 1411 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थिति कहाँ है? तो कोरिया सूरजपुर में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कोरिया सूरजपुर में। प्रमुख जानवर। अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जानवर कौन कौन से रहते हैं? नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर। ये चारों जीव गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से जानवर? नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर। दर्शनीय स्थल। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में दर्शनीय स्थल है आमापानी, गोपद नदी का उद्गम स्थल, सिद्ध बाबा की गुफा, गांगी रानी माता की गुफा। गांगी रानी माता की गुफा, ये सारे दर्शनीय स्थल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। प्राचीन नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता था। अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में से सर्वाधिक बाघ इसी में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से सबसे ज़्यादा बाघ किसमें पाया जाता है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। मगरमच्छों का शरणा स्थल। मगरमच्छों का शरणा स्थल कौन सा है? तो भैंसा दरहा। भैंसा दरहा कांकेर घाटी में मगरमच्छों का शरणा स्थल पाया जाता है। सर्वाधिक मोर व वन भैंसा वाला अभ्यारण्य का कौन सा है? तो उदंती और गरियाबंद। उदंती और गरियाबंद अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोर व वन भैंसा पाया जाता है। सर्वाधिक पहाड़ी मैना पाया जाता है। बस्तर संभाग में सर्वाधिक वन भैंसा सर्वाधिक पहाड़ी मैना पाया जाता है। सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य तो सीता नदी धमतरी। सीता नदी धमतरी में सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य है। कौन सा? सीता नदी। सर्वाधिक नीलगाय वाला अभ्यारण्य तमोर पिघला बलरामपुर। तमोर पिघला कहाँ पर है? तो बलरामपुर में है। और सर्वाधिक नीलगाय कहाँ पाया जाता है? तो तमोर पिघला में पाया जाता है। सर्वाधिक तेंदुआ सीता नदी में पाया जाता है जो धमतरी जिला में है। उसी प्रकार पहाड़ी मैना कहाँ पाया जाता है अधिक मात्रा में? तो बस्तर संभाग में पाया जाता है। मगरमच्छों का शरणा स्थल कृत्रिम रूप से कहाँ है? तो कोटमी सोनार जांजगीर में कृत्रिम रूप से बनाया गया है। कोटमी सोनार जांजगीर में। और अगर प्राकृतिक रूप से कहा जाए तो कहाँ पर पाया गया है? प्राकृतिक रूप से हमने अभी पढ़ा फ्रेंड, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भैंसा दरहा में। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो कांकेर नदी के भैंसा दरहा में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। और अगर कृत्रिम रूप से मगरमच्छों के बारे में पूछा गया तो आपको बताना है कोटमी सोनार जांजगीर में कृत्रिम रूप से मगरमच्छों का शरणा स्थल है। अब हम छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला अभ्यारण्य है तमोर पिघला। तमोर पिघला की स्थापना हुई थी 1978 में। जिला तो तमोर पिघला कौन से जिला में है? बलरामपुर में है।
क्षेत्रफल कितना है तमोर पिगला का? तो 608 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिगला है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 608 वर्ग किलोमीटर। विशेष, तमोर पिगला में विशेष क्या क्या पाया गया है? तो प्रमुख जानवर कौन कौन सा है? बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, ये सारे जीव तमोर पिगला में रहते हैं। दर्शनीय स्थल, तमोर पिगला का दर्शनीय स्थल है रक्स गंडा जलप्रपात, बेंग चिप्था घाट, पेंडारी, ये सभी दर्शनीय स्थल तमोर पिगला में हैं। अब हम दूसरे अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अभ्यारण्य है सीता नदी। तो सीता नदी की स्थापना हुआ था 1974 में। जिला, तो सीता नदी कौन से जिला में है? धमतरी जिला में है। क्षेत्रफल कितना है सीता नदी का? तो 563 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो तमोर पिगला है। और अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है? सीता नदी है। तो सीता नदी कौन से जिला में है? तो धमतरी जिला में है। क्षेत्रफल कितना है सीता नदी का? तो 563 वर्ग किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ का प्रथम अभ्यारण्य 2009 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। प्रमुख जानवर, सीता नदी में प्रमुख जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो तेंदुआ, बाघ, सांभर, चीतल, भालू, जंगली सुअर, ये सारे जीव सीता नदी अभ्यारण्य में रहते हैं। अब सीता नदी के नाम पर बना है, सीता नदी के नाम पर सीता नदी अभ्यारण्य बनाया गया है। धमतरी जिले में सीता नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इस अभ्यारण्य का नाम क्या रखा गया है? सीता नदी रखा गया है। सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। सीता नदी अभ्यारण्य में सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखिए फ्रेंड। सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो सीता नदी अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कौन से जिला में है? तो धमतरी जिला में। तीसरा अभ्यारण्य है अचानक मार। अचानक मार की स्थापना हुई थी 1975 में। जिला है मुंगेली। अचानक मार कौन से जिला में है? तो मुंगेली जिला में है। क्षेत्रफल है 551 वर्ग किलोमीटर। विशेष, तो अचानक मार में विशेष है स्थल के नाम पर बना है। अचानक मार स्थल है और स्थल के नाम पर अचानक मार अभ्यारण्य रखा गया है। अभ्यारण्य व बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है। अचानक मार में अभ्यारण्य भी है व बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है। 2005 से इनको घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यारण्यों से बांधा सर्वाधिक है। जो बाघा है वो क्या है? सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यारण्यों से बाघा सर्वाधिक है। प्रमुख जानवर, अब अचानक मार में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, चीतल, ये सारे जीव अचानक मार में पाए जाते हैं। दर्शनीय स्थल है अचानक मार में सिहावल सागर, पंडवानी तालाब, लक्ष्मण पांव और नाग बहरा, ये सारे अचानक मार के दर्शनीय स्थल है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करिए। चौथा अभ्यारण्य है सेमरसोत। सेमरसोत की स्थापना हुई थी 1978 में। जिला है बलरामपुर। क्षेत्रफल है 446 वर्ग किलोमीटर। अब प्रमुख जानवर यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर और नीलगाय। दर्शनीय स्थल है सेमरसोत में चीतामाड़ा, परेवादाह, पवई जलप्रपात और ताता पानी। तो ताता पानी कहाँ पर है फ्रेंड? इसको याद रखिए, ताता पानी है सेमरसोत अभ्यारण्य में। पांचवा अभ्यारण्य है गोमरडा। गोमरडा की स्थापना हुई थी 1975 में। जिला है रायगढ़। क्षेत्रफल कितना है गोमरडा अभ्यारण्य का था? तो 278 वर्ग किलोमीटर है। गोमरडा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 278 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जानवर कौन कौन से जानवर गोमरडा जिला में पाया जाता है? गोमरडा अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो तेंदुआ, सांभर, गौर, चीतल और भालू। दर्शनीय स्थल गोमरडा अभ्यारण्य में दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है? तो एक ही है
तमतोरा। तमतोरा क्या है? दर्शनीय स्थल है। कौन से अभ्यारण्य का? गुमरडा का। छठवां अभ्यारण्य है पामेड़। पामेड़ की स्थापना हुई थी 1983 में। जिला है बीजापुर और क्षेत्रफल है 262 वर्ग किलोमीटर। स्थल के नाम पर बना है। ये जो पामेड़ है वो एक स्थल है और इसी स्थल के नाम पर अभ्यारण्य पड़ा है। प्रमुख जानवर, पामेड़ में प्रमुख जानवर रहते हैं वन भैंसा, शेर, तेंदुआ और चीतल। सातवां अभ्यारण्य है बारन वापरा। बारन वापरा की स्थापना हुई थी 1976 में। जिला है महासमुंद और क्षेत्रफल कितना है बारन वापरा का? क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर। इसमें देवधारा जलप्रपात स्थित व तुरतुरिया आश्रम स्थित है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड कि बारन वापरा अभ्यारण्य में देवधारा जलप्रपात और तुरतुरिया आश्रम ये दोनों स्थित है। प्रमुख जानवर, तो बारन वापरा में प्रमुख जानवर पाए जाते हैं सांप सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बाघ, तेंदुआ और भालू, चिंकारा, हिरण, बंदर। ये सारे जानवर बारन वापरा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। दर्शनीय स्थल, बारन वापरा में दर्शनीय स्थल है तुरतुरिया आश्रम, देवधारा जलप्रपात, छाता पथरा, सिद्ध खेल और क्या है तातागढ़। ये सारे दर्शनीय स्थल बारन वापरा में हैं। आठवां अभ्यारण्य है उदंती। आठवां अभ्यारण्य कौन सा है? तो उदंती। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। जिला है गरियाबंद। क्षेत्रफल कितना है? तो 231 वर्ग किलोमीटर। उदंती नदी बहती है। उदंती अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? उदंती नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? उदंती अभ्यारण्य रखा गया है। गोदना जलप्रपात स्थित है। उदंती अभ्यारण्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो गोदना जलप्रपात। सर्वाधिक संख्या में वन भैंसा व मोर पाया जाता है। उदंती अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा वन भैंसा व मोर पाया जाता है। 2009 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। उदंती अभ्यारण्य को 2009 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। प्रमुख जानवर, उदंती अभ्यारण्य में प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? वन भैंसा, मोर, बाघ, तेंदुआ, चीतल, भालू, सांभर, जंगली सुअर। ये सारे जीव प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कहाँ? तो उदंती में। अब दर्शनीय स्थल, तो उदंती में दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है? तो गोदना जलप्रपात। गोदना जलप्रपात प्रमुख रूप से उदंती जिला का दर्शनीय स्थल है। 9वां राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, अभ्यारण्य। तो 9वां क्रम का अभ्यारण्य है भोरमदेव। भोरमदेव की स्थापना हुई थी 2001 में। जिला है तो भोरमदेव कौन से जिला में है? तो कवर्धा जिला में है। क्षेत्रफल कितना है? तो 163 वर्ग किलोमीटर। भोरमदेव मंदिर के नाम पर बना है। भोरमदेव मंदिर कवर्धा में पाया जाता है, इसीलिए भोरमदेव अभ्यारण्य का नाम भोरमदेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य कौन सा है? तो भोरमदेव। प्रमुख जानवर, भोरमदेव में बाघ, तेंदुआ, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। दर्शनीय स्थल, भोरमदेव में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? तो चिल्की घाटी, सीलपचराही, रानी दरहा जलप्रपात, श्री बक्केला, भेड़घाट। ये सारे दर्शनीय स्थल है। कहाँ पर है? तो भोरमदेव में। भोरमदेव को याद रखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य है। 10वां अभ्यारण्य है भैरमगढ़। 9वां क्रम का कौन सा है? भोरमदेव और 10वें क्रम कौन सा है? भैरमगढ़। तो भैरमगढ़ की स्थापना हुई थी 1983 में। जिला है बीजापुर। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? कौन से जिला में है? तो बीजापुर में है। इसका क्षेत्रफल है 143 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जानवर यहाँ पाए जाते हैं शेर, तेंदुआ, वन भैंसा, चीतल और सांभर। उसी प्रकार हमारा 11वां अभ्यारण्य है बादलखोल। 11वें नंबर का अभ्यारण्य कौन सा है? बादलखोल। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। जिला कौन से जिला में है? बादलखोल, तो जसपुर में है। क्षेत्रफल कितना है? तो 105 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है?
तो तमोर पिघला। इसको याद रखिए फ्रेंड, तमोर पिघला सबसे बड़ा अभयारण्य है। और सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो बादलखोल। बादलखोल अभयारण्य सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो तमोर पिघला। अब बादलखोल में प्रमुख जानवर कौन कौन से रहते हैं? बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय और चिंकारा। दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है यहाँ? कैलाश गुफा। बादलखोल में दर्शनीय स्थल कौन सा है? तो कैलाश गुफा। अब हम अन्य उद्यान के बारे में जान लेते हैं। अन्य उद्यान दिया है गिधवा पक्षी विहार, नांद घाट, बेमेतरा। तो गिधवा पक्षी विहार नांद घाट कहाँ पर है? बेमेतरा जिला में है। राज्य का एकमात्र पक्षी विहार जिसे प्रवासी पक्षी के लिए बनाया गया है। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, दूसरे जगह से आए रहते हैं, उनके लिए गिधवा पक्षी विहार नंद घाट बेमेतरा में बनाया गया है। दूसरा है इंदिरा उद्यान। इंदिरा उद्यान की स्थापना हुई थी 1975 में। स्थान है मरवाही वन मंडल, पेंड्रा। तीसरा है कानन पेंडारी। कानन पेंडारी की स्थापना हुई थी 1975 में। ये कहाँ पर है? बिलासपुर में है। क्षेत्रफल कितना है? 106 हेक्टेयर। चौथा है नंदनवन। नंदनवन कहाँ पर है? तो रायपुर जिला में है। 16 किलोमीटर दूरी पर है। रायपुर से 16 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे आप तो नंदनवन उद्यान मिलेगा। और कहाँ पर है? तो रायपुर में। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर। राजीव स्मृति वन। राजीव स्मृति वन कहाँ है? तो रायपुर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नंदनवन रायपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और राजीव स्मृति वन कहाँ पर है? तो रायपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ इसके क्षेत्रफल कितना है? राजीव वन स्मृति की क्षेत्रफल है 14 हेक्टेयर। नंदनवन की क्षेत्रफल कितना था? 10 हेक्टेयर था। और राजीव स्मृति वन की क्षेत्रफल कितना है? 14 हेक्टेयर। छठवां पॉइंट है जंगल सफारी। तो जंगल सफारी कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी नया रायपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ है फ्रेंड? तो नया रायपुर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 202.87 हेक्टेयर है। 202.87 हेक्टेयर किसका क्षेत्रफल है? तो जंगल सफारी। और कहाँ पर है? तो नया रायपुर में बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। इसका क्षेत्रफल है 202.87 हेक्टेयर। ये नोट आप याद रखिए फ्रेंड, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रंगही, बिलासपुर हाई कोर्ट के रंगही गांव में राज्य का दूसरा पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा। तो रंगही बिलासपुर, रंगी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। रंगही बिलासपुर हाई कोर्ट के रंगही गांव में राज्य का दूसरा पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा। आज हमने फ्रेंड राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, उसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में जाना। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए, पढ़िए। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का दूसरे क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है। और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने जाना, जो क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे पॉइंट, सबसे प्रथम अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बोला जाए तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाए तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन इसको आप अच्छे से याद करके रखिए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। और प्रथम क्रम का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा अगर आपसे पूछा जाए तो वो है छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रथम क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे जितने भी हम पॉइंट आपको पढ़ाए हैं, ये सारे आप अच्छे से नोट करते जाइए और एक अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ में जो भी प्रश्न आप आए वो आप अच्छे से बनाएं। इसीलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, आप अच्छे से नोट करके पढ़िए, ताकि आपकी छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छी हो सके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी लाभार्थी और हमारे फ्रेंड हैं जो CG व्यापम, CG पटवारी, CG SI, CG ऑल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम और
ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये सारे वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करिए फ्रेंड, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।